नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने चांदी और डायमंड के 2000 से अधिक कलेक्शन। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। 30 अप्रैल की रात में पिता की हत्या का आरोपी पुत्र हिरासत में लिया गया। आरोपी के भाई ने मामले में संजय राजभर पुत्र रामलवट ग्राम सारैन थाना अहरौला ने तहरीर दिया था कि उसकी मां माया देवी की 8 दिन पूर्व बीमारी से मृत्यु हो गई थी, जिसमें आज दूध भात शुद्धक का खान पान था। मेरे पिता दरवाजे पर बैठे थे कि 13वीं के खर्च आदि को लेकर वाद विवाद को लेकर मेरे बड़े भाई विजय राजभर पिता रामलवट राजभर को डंडे से अचानक मारने लगा। हम और रामलगन राजभर बीच बचाव के लिए दौड़े कि पिताजी को काफी चोटें आ चुकी थी। कहीं डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर धारा 105 BNS पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। थानाध्यक्ष अनिल सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त विजय राजभर पुत्र रामलवट राजभर उपरोक्त को केदारपुर पुलिया के पास से पकड़ लिया गया। अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डंडा को महद्वारा पुलिया के आगे झाड़ी से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान न्यायालय किया गया है। गिर गए, बुढ़ा आदमी हाथ में पालिश भी मारा है, वो डंडा उठा के लगा मारने। मैं खटिए पे था, खटिए पे खड़ा होकर बस उसको मैं भी पकड़ लिया, मारने के लिए छोड़ा है, पकड़ा डंडा उसका पकड़ा, 2-3 डंडा इस पे मेरे को मारा, इधर मार दिया। मौका पाया मेरी लड़की आके रो के मेरा पैर पकड़ ली, पापा नहीं तुम मत जाओ, मार डालेगा। वो छोटी बच्ची मेरी नंदनी पकड़ ली। अब उसका मुंह देखो किसका, उसके हाथ में डंडा आ गया। अब वही डंडा मेरे को इतना भयानक तरीके से ताना कि वो या तो मेरे सर पे कहीं भी लगता तो मैं वहीं पे गिर जाता। अब साथ मेरे साथ लड़की, उसको भी बचाते हुए मैं अपना जान लेके भाग गया वहाँ से। भागा मैं गांव में, उधर भाग के गया। उसके बाद उनको आधा मारा, फिर वहाँ से घसीट के इस तरफ लाया, वो दरवाजे से इस दरवाजे की तरफ लाया। उनको यहाँ पे बहुत मारा, बहुत तरीके से मारा। और ये माटी है, ऐसे वाला माटी उठा के मुँह पे पटक दिया, मारा। मान लो सर यहाँ से ये फट गया पूरा, इतना गड्ढा हो गया, आँख फूट गई थी, मतलब एकदम कानून सब एकदम कट गया था बहुत बुरी तरीका से। पूरा मुंडी पे ही मारा ज्यादातर मार कर, तो मर गए। तो लाश उठा के वहाँ फेंक दिया उनके दरवाजे पे कि उनको नाम लगे, दूसरे के दरवाजे पे, मेरी चाची के दरवाजे पे। और गाड़ी लिया उसकी बीवी, मेरी प्लेटना गाड़ी मेरी है, वो गाड़ी लिया अपने बच्चों के लिए, फरार हो गया। बस यही मैटर है। और उसके क्या चाहते हैं? उसके डर से हम क्या चाहते हैं साहब, ऐसे आदमी को तो मैं यही कहूँगा साले को कि या तो एकाउंटर करवा मिले तो एकाउंटर हो जाए, और या तो उसको फांसी की सजा सुनाओ, क्योंकि सबको मार चुका है। राम प्रसाद जब जी रहे थे, मेरे दादा बाबा, उनको भी मारा था वो। तो थाने पर तहरीर दिए हैं? थाने पे तो ये सब। थाना अहरौला में कल रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव सारेन है, जिसमें एक पिता को उसके पुत्र ने लाठी डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना अहरौला की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर मृतक की पति को निमंसा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवा दी गई है। प्रथम दृष्टया जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जो मृतक था उसकी पत्नी की लगभग 8 दिन पहले ही बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी, जिसमें 13वीं के खर्च को लेकर आपस में इन लोगों में परिवार में विवाद हुआ, जिसमें उनके ही लड़के विजय राजभर ने
उनको लाठी डंडे से वाद विवाद में मारकर उनकी मृत्यु कर दी है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी विजय राजभर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है। आगे की सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगी जांच में, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वितीय ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर नेहरू हाल में आयोजित कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त निर्माण श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनपद आजमगढ़ में लगभग 3,42,000 निर्माण श्रमिक पंजीकृत है और इससे भी ज्यादा श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आप लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है तथा श्रम विभाग का यह दायित्व है कि वे सरकार की उन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए जनपद में अटल आवासीय विद्यालय गंभीरवन का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अटल आवासीय विद्यालय में अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अधिक से अधिक आवेदन करें। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के दुर्घटना होने पर वित्तीय सहायता एवं कन्या विवाह आदि के लिए वित्तीय सहायता श्रम विभाग द्वारा दी जाती है। उन्होंने कहा कि आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसका 3 मुख्य उद्देश्य है, जिसमें हमारे समाज में मजदूर का क्या योगदान होता है उसको याद करने का दिन होता है। अगर मजदूर मेहनत न करे तो दुनिया नहीं चलेगी। चाहे खेत में काम करने वाले श्रमिक हों, चाहे निर्माण श्रमिक हों, चाहे कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो। उन्होंने कहा कि जिन श्रमिकों ने समाज में अच्छा कार्य किया है, आज उन लोगों को सम्मानित किया गया है। मैं आशा करता हूं कि आगे और भी निर्माण श्रमिकों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें जिन जिन योजनाओं के लिए जो पंजीकृत श्रमिक पात्र हैं, उन सभी को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार ने जीरो पावर्टी अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत एक ग्राम पंचायत के सबसे गरीब 25 परिवारों को चिन्हित कर जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन सबको सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों से कहा कि आप सभी योजनाओं के बारे में जागरूक होकर उसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक ऋण 4 वर्ष के लिए बिना किसी ब्याज के मिलेगा। इसमें 10% सब्सिडी भी दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए उपायुक्त कार्यालय में जाकर ऋण के लिए आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी ने श्रमिकों से अपील किया कि श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें एवं अपना जीवन, अपने परिवार एवं अपने बच्चों का जीवन संवारें। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजनांतर्गत धीरज पुत्र मुखराम को 26,000, निशा राजभर पत्नी रामनवल राजभर को 31,000, करण पुत्र रामबचन को 26,000, सत्यभामा पुत्र चंद्रभान को 31,000, अनीस पुत्र बीरबल को 31,000, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजनांतर्गत चंद्रशेखर पुत्र स्वर्गीय ब्रजेश, शर्मिला देवी पत्नी स्वर्गीय रामचंद्र, उषा पत्नी स्वर्गीय रामलाल एवं अनीता पत्नी स्वर्गीय छन्नू को 20,000, कन्या विवाह सहायता योजनांतर्गत सुमित्रा देवी, श्रीमती दुलारी पत्नी रामदेव, श्रीमती शीला पत्नी द्वारिका, श्रीमती विमला देवी पत्नी सुभाष, श्रीमती पन्ना देवी पत्नी सुरेंद्र को 55,000 रुपए का हितलाभ प्रमाण पत्र एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सदस्य SC/ST आयोग तेजाराम, उप श्रमायुक्त राजेश कुमार, सहायक श्रमायुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। श्रम विभाग की ओर से नेहरू हाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्षता जो है DM सर ने किया है और मुख्य अतिथि जो है वरिष्ठ भाजपा नेता जो है क्या कहते हैं महेश्वरी कांत पांडे जी थे और SC/ST आयोग के सदस्य जो है तेजाराम सर भी थे
उसमें हम लोगों ने लेबर को उनकी योजनाओं के बारे में बताया गया कि जो हमारे श्रम विभाग से योजनाएं चलती हैं, जैसे मातृ शिशु हो गया, कन्या विवाह सहायता योजना हो गया, और हम अटल आवासीय विद्यालय के बारे में भी बताया जो मुख्यमंत्री की ड्रीम योजना है, जिसमें लेबर के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे है, आवासीय विद्यालय है। और हमने 15 लाभार्थियों को जिनके खाते में पैसा जा चुका है, उनको मैंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और एक जो है उनका रुमाल एक तरह का उनको प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। और जितने भी रजिस्टर्ड नहीं थे उनको रजिस्ट्रेशन उनका कराया गया, और जिनका नवीनीकरण नहीं था उनका नवीनीकरण कराया गया। जितने भी लेबर की जो भी समस्याएं थी उनका निराकरण किया गया। आगे इस तरह के मजदूरों को आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे मजदूर दिवस पर? मजदूर दिवस पे हम सभी मजदूरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करें, और हम श्रम विभाग से जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाओं का लाभ लें और श्रम कार्ड जरूर बनवाएं। और हमारे यहाँ भी जीरो पॉवर्टी के तहत जो अभियान चलाया जा रहा है, सभी ग्रामवासियों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी 25 लोग चिन्हित किए गए हैं जीरो पॉवर्टी के तहत, वो श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम बुधवार को घोषित हुआ। साईं इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे आजमगढ़ में कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। रिजल्ट जारी होते ही सभी बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के प्रांगण में खुशी का माहौल बन गया। अध्यापकगण भी बच्चों की सफलता से बेहद खुश थे। कक्षा 10वीं की छात्रा माही सिंह ने 93%, 10वीं के छात्र हर्ष पांडे ने 89.2% और बजरंग सिंह ने 82% अंक प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया। कक्षा 12वीं की छात्रा भूमिजा राणा ने 82%, शिवांगी राय ने 80% और स्नेहा मोदी ने 79% अंक प्राप्त कर विद्यालय में क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया। I would like to give all my efforts and all my studies praise to my teachers and my parents, because they have worked so hard throughout the whole year. क्या बनना चाहेंगे? Doctor. अच्छे मार्क्स पाने के लिए पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए, तैयारी किस तरह करनी चाहिए? According to my point of view, you just have to wake up and concentrate on your studies. It is not necessary that you should study in the morning or you should study in the night. It is up to you whenever you want to feel concentrated, or when you feel concentrate, you should focus on your studies and can study for 1 or 2 hours just. It was a little bit fear and anxiety towards me, but it was also a great experience for me. Parents and my teachers also guided me very much, and parents were a great support for me throughout the whole year. The contribution of the success I would like to give my parents and to my teachers. क्या बनना चाहिए? So IAS officer. अच्छे मार्क्स पाने के लिए पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए, तैयारी किस तरह करनी चाहिए? So do the hard work and the smart work both for the good results. सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की पढ़ाई से, परीक्षा से? So teachers. किस तरह हेल्प? So they taught me the questions that I ask, they tell me at every time. My whole success efforts goes to my mother and my teachers. परीक्षा पहली बार बैठा कैसा लगा? It was a bit fearing, but after I gained confidence and did my best. परीक्षा की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? हमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए और अपने डाउट्स जो है क्लियर करने चाहिए। क्या बनना चाहिए? सर मैं एनडीए की तैयारी करना चाहता हूँ। विद्यालय के प्रबंधक शशांक तिवारी ने और प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने बच्चों को मिठाई खिलाई। प्रबंधक ने बच्चों को बधाई दी। प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह और उप प्रधानाचार्य सरोज यादव ने बच्चों को और अध्यापक गण को बहुत बहुत बधाई दी। अभिभावक गण भी बच्चों की सफलता से गौरवान्वित हो रहे हैं। विद्यालय परिसर में हर्ष का वातावरण दिखाई दिया। वहीं हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले मेधावियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनों को दिया।
उनका कहना रहा कि गुरुजनों के मार्गदर्शन और अभिभावकों की हौसला अफजाई के चलते ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। 10th में माही सिंह फर्स्ट रैंक पाई है, जिसका हाईएस्ट 93% आया है। सेकेंड हर्ष पांडे हैं, जिसका 90% के आसपास है। 90% मीन्स 89.75 है, तो 90% हम बोल रहे हैं। और थर्ड पोजीशन बजरंग सिंह पाए हैं, वो 80% के आसपास है। तो तीनों बच्चे पढ़ने में भी अच्छे थे, बच्चे हमारे जितने भी थे पढ़ने में सारे ठीक थे। 100% रिजल्ट आया। बच्चों की तैयारी हम लोग प्री बोर्ड जैसे हम कराते हैं, तो मोस्टली स्कूलों में एक प्री बोर्ड होता है। मोस्टली हम लोग तो मिनिमम 3 प्री बोर्ड कराते हैं बच्चों को। 3 प्री बोर्ड में हम इवेलुएट करते हैं बच्चों का परफॉर्मेंस, पहले पे कैसा हुआ, फिर उनको उस तरह से गाइड करना, उनका रिमीडियल क्लासेस लेना। टीचर को हम एक्सेस दे रखे हैं कि आप जब भी बच्चा कोई भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता है, उसको कभी भी नर्वस फील ना होने दें। जो भी पूछता है उसको उसका रिमीडियल ज़रूर आप प्रोवाइड कराएं बच्चे को। 12th का भी यही, जितने भी है, जैसे 10th में हम 3 प्री बोर्ड कराते हैं, 12th में भी उतना ही कराते हैं। और बच्चों को हम लोग थोड़ा फ्री हैंड दे रखे हैं कि आप हमारे यहाँ रुक के भी, जैसे डिपार्चर होता है, डिपार्चर के बाद 1 से 1.5 घंटा अगर आप रुकना चाहते हैं, अगर आपके पेरेंट्स यहाँ से आपको पिक कर सकते हैं, तो आप यहाँ रुक के टीचर से कोई भी डाउट्स हो आप क्लियर कर सकते हैं। 12th में कौन बच्चे पास हुए? 12th में मेरा सेकेंड बैच था 12th का। बच्चे इसमें जो थे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक लाए हैं। फर्स्ट रैंक में भूमिजा राणा है जो 82% के साथ। सेकेंड रैंक में है शिवांगी राय जो 80% के साथ है। रैंक जो लड़की पाई है स्नेहा मोदी 79% पाई है। सारे करने के लिए किस तरह आप लोगों तैयारी देखिए, हर बच्चों को हम टीचर को POIQ प्रोवाइड कराते हैं अपने यहाँ से। स्कूल ही देता है, टीचर को प्रोवाइड कराता है। POIQ के बेस पे तैयारी कराते हैं टीचर, प्लस जो बच्चों को सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं कि आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और स्कूल की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट हो। अगर मान लीजिए संडे अगर बच्चा हमारा आना चाह रहा है, हम बच्चों को फ्री हैंड दे रखेंगे। अगर आप क्लास करना चाहते हैं संडे को, तो हमारे यहाँ आए, हम टीचर को बुलाते हैं, उनको रिमीडियल प्रोवाइड कराते हैं। अगर उनको कोई भी डाउट है, 12th में भी वो सेम चीज़ जो 10th में करते हैं वो 12th में करते हैं हमारे तरफ से, स्कूल की तरफ से। क्योंकि आपको पता है कि मेरा स्कूल इस भदली पूरा पांडे में है, तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं हमको उनके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस मेहनत का नतीजा हमें दिखता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आते हैं हमारे पास तो इस लेवल के होते हैं कि जैसे हमें लगता है कि ये सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे टीचर काफ़ी मेहनत करते हैं उन पर। और बाद में हमें रिजल्ट जब आता है, ये दिखता है कि नहीं, टीचर ने काफ़ी एफर्ट लगाया है, काफ़ी मेहनत की है, उनका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। सफलता का श्रेय किसको देते हैं आप, टीचर और? देखिए, इस सफलता का श्रेय फर्स्ट ऑफ जो मैनेजमेंट ने हमें जो चीज़ों को प्रोवाइड किया है, जो भी फैसिलिटीज़ दी है, उस फैसिलिटी को साथ लेते हुए, टीचर को इंक्लूड करते हुए, पूरा मैनेजिंग स्टाफ और मेरा एडमिन स्टाफ प्लस टीचर, सारे लोग जब साथ में मिलके एक यूनिटी बना के काम करते हैं, तभी रिजल्ट आता है। बच्चों क्या कहेंगे? बच्चों को मैंने बधाई दी है कि भाई रिज़ल्ट अच्छा है। जिनका रिज़ल्ट, अगर मान लीजिए कुछ बच्चों का कम परसेंटेज आया है, तो उनको बोला निराश नहीं होइए, आप मेहनत करिए। आप 12th में गए हैं तो 11th में गए हैं तो 11th के लिए मेहनत करिए, दोबारा 12th में अच्छा परसेंटेज आएगा। जो 12th पास आउट किए हैं, मेहनत करने से, देखिए मेहनत करने वाली कभी हार नहीं होती है। अगर वो मेहनत करते जाएंगे तो ज़रूर उनको सफलता मिलेगी। बस यही है कि मेहनत सही डायरेक्शन में हो। कभी भी मेहनत, अगर आपका मेहनत सेम डायरेक्शन में है, आपके टारगेट पे है, तो बच्चों को सफलता मिलती है। ये देखिए मोटिवेशन है, हम बच्चों को बताते हैं कि भाई आप मोटिवेट रहें। कभी आप डिप्रेस हो जाएंगे तो आप अपने राहों पे चल नहीं पाएंगे। वेदांता हॉस्पिटल एक विश्वसनीय संस्था है और सदैव मानव मूल्यों की रक्षा करने को कटिबद्ध है। हम मानव सेवा की प्राथमिकता के साथ साथ अपने आदर्श वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। हमारा संस्थान कठिन से कठिन ऑपरेशनों को करके मानव जीवन की रक्षा का कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे हॉस्पिटल में आए मरीज का पहले उपचार को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त बातें वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने गुरुवार को हॉस्पिटल के सभागार में
आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान कहीं। चिरैयाकोट के मृत मरीज के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल परिसर में मचाए गए उत्पात और दुर्व्यवहार के आरोपों के प्रकरण में मीडिया बंधुओं को जवाब देते हुए डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने आगे कहा कि साक्ष्य के तौर पर घटना का वीडियो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। ऑपरेशन आदि का पैसा न देना पड़े, इसलिए आपसी सांठगांठ करके सोची समझी साजिश के तहत ऐसा माहौल खड़ा कर संस्था को बदनाम किया गया। मरीज का तमाम वीडियो मेरे पास साक्ष्य के रूप में सुरक्षित है। साथ ही एम्बुलेंस में भी मरीज जीवित था। हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहद सरल है और हम प्रशासन पर भरोसा रखते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए लोग हॉस्पिटल को आए दिन बदनाम कर क्षति पहुंचाते रहे हैं। अगर हमारे गुणवत्ता पर कोई किसी को संदेह है तो वह हॉस्पिटल का विधिक जांच करा सकता है। हर जांच का हम जवाब देंगे और प्रत्येक मानकों पर खरे उतरेंगे। लेकिन एक बड़े ब्रांड वाले हॉस्पिटल के बारे में अनर्गल बातें करके लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम कर रहे हैं। यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लेडीज स्टाफ आदि के साथ उन युवकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। हम हॉस्पिटल में अकेले ही चलते हैं और पूरे परिसर में ना कोई बाउंसर है और ना कोई हथियार भी होगा, लेकिन मारपीट आदि आरोप झूठा लगाया गया, वह सभी बेबुनियाद है। उन्होंने आगे कहा कि न्यूरो का एक ऑपरेशन 3 से 4 घंटे का होता है और छोटे से छोटा ऑपरेशन भी 2 से 2.5 घंटे में होता है। ऐसे में हमारे पास किसी के गलत आरोपों का जवाब देने का समय नहीं है। हम अपना समय मानव जीवन की रक्षा करने में लगाना जरूरी समझते हैं। एक प्रकरण की चर्चा करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि लोक गायिका उजाला यादव का कोई परिचित हमारे यहाँ भर्ती था। उसका उपचार आयुष्मान से हुआ, उससे 1 रुपया भी अस्पताल ने नहीं लिया और वह जब डिस्चार्ज हुआ तो वह हॉस्पिटल से खुद से चलकर गाड़ी में बैठकर घर गया। बाद में लोहिया में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन लोगों द्वारा हमारे हॉस्पिटल का नाम जोड़ दिया गया। मैं ऐसे किसी भी गलत व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। हमारे यहाँ मेडिको लीगल की केस सबसे ज्यादा संख्या में आती है, जैसे गन शॉट इंजरी के मामले, पॉइजनिंग के मरीज, हैंगिंग, मार धाड़ के तमाम केस आते हैं और उनके उपचार में प्रशासन से भी हमें भरपूर सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का रिजल्ट अच्छा है। हमने लोगों की जान बचाई है। 3 गोलियों के बाद भी हमने घायलों की जान बचाई है और ऑपरेशन के 3 दिन बाद पैसा लिया है। हमारे पास जो केस आता है वह गंभीर होता है। उनके साथ जो लोग आते वह आक्रोशित होते हैं और बेवजह हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो जाता है। कोविड में भी हमने लगभग 3000 लोगों का उपचार किया, जिसमें कुछ लोग नहीं बच पाए तो कुछ लोगों की जान बचाई भी गई। ऐसे आपातकालीन समय में सेवा देना क्या यह मानव धर्म का कार्य नहीं है? उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता हम कभी बदल नहीं सकते। हम मरीजों की जान बचाने में समय खर्च करना चाहते हैं, न कि थाना कोतवाली करने में अपना समय जाया करना चाहते हैं। मेन उद्देश्य ये है कि उसके 4 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि जो अभी तत्काल घटनाएं घटी शिव कुमार मरीज को लेकर के, उसके बारे में क्लियरेंस देना। दूसरा ये था कि वेदांता में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब देना। तीसरा ये कि वेदांता कहा जाता है बहुत महंगा अस्पताल है, उसका जवाब देना। चौथा ये कि वेदांता ने समाज के लिए किया क्या है, समाज ने वेदांता ने सबसे पैसे कमा के केवल जेब में रख लिए, उसके लिए किया क्या है। तो इन 4 प्रश्नों को पूरे रूप से जवाब देने के लिए मैंने आप सबको अपने पास बुलाने का आग्रह किया है। पहला जो शिव कुमार वाला मामला है उसमें क्या सच्चाई है? जिससे उनके परिजनों का आरोप ये है कि यहाँ पीटा गया, गार्ड ने पीटा, आपने पीटा, उनके साले को पीटा, उनके साले के कोई दोस्त थे उनको पीटा गया। जो साले के उनके दोस्त से उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ पिटाई हुई, एक ही आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरे साथ पिटाई हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर 2 बजे रात को किसी को 18 लोग मिलके पीटेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि डंडे हथियारदारों से भी पीटा है, कहीं कहा उन्होंने थप्पड़ से मारा गया। मैं कहता हूं केवल थप्पड़ हाथ से ही कोई मारेगा तो हाथ से ज़्यादा चेहरे पे, सिर पे, सीने पे चोट आएंगी। कहीं पे भी कोई दाग धब्बा, जैसे हमारे गाल पे एक चाटा भी पड़ता है तो एक निशान पड़ जाता है, उनके शरीर पे किसी तरीके के निशान थे चोट के, या फिर उनकी आवाज़ में
2 बजे चोट हुई, 6 बजे वो बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो खुद गाली गलौज करके गाली दी है, उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या उनको कहीं निशान थे ऐसे, या उनकी आवाज़ में ऐसी झलक थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। केवल उन्होंने ये सारी घटना इसलिए बनाई क्योंकि पैसा ना देना पड़े। उनकी बिल 70,000 रुपये की बन चुकी थी। उनका था कि हमारा मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया बचने के चांस नहीं है, चाहे तो आप कहीं ले जाके दिखा लो या फिर इन्हें घर ले जाके सेवा कर लो। तो वही आप देखिए, मैंने उनका लिखित भी लिया है, 70,000 रुपये उन्होंने जमा किए, जिसका हमने एक पैसा नहीं लिया, उनसे लिखवा के लिया है और उन्होंने लिख के दिया है कि मेरे साथ एक पैसा। और सारे वीडियो जब वो लाए गए थे तब भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे। ऑपरेशन की सलाह दी गई, उसका भी वीडियो, ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया, उसका वीडियो, ऑपरेशन के बाद जब वीडियो आयुष्मान में वो सारी सीरियस होते गए, सबका वीडियो। इवन उन्होंने कहा 1:30 बजे रात को एक्सपायर हुई, सुबह 9:30 बजे वीडियो बनाया गया, जिसमें डेट टाइम सब बोला गया। वो वहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में लेटा दिया गया है, उनके दूसरे एम्बुलेंस के एम्प्लॉय सक्शन कर रहे हैं, उस समय भी वो अपने हाथ चला रहे हैं, अपने गर्दन को हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन के। तो क्या उस समय उनकी डेथ हो चुकी? जो इसका डेथ हो जाएगी वो सांस लेगा, वो सिर हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा? संभव नहीं। कोतवाली में दिया है तहरीर जो दी है, हाँ, उसमें ये कहना है कि जो है इसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखे। सुन लीजिए, तो वो चीज़ें तो मैंने दिया है, सारे प्रमाण मेरे पास है। दूसरी बात, उस मरीज के मरने के बाद उसका PM भी हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में भी क्लियर हुआ कि उसकी डेथ अभी हुई है। तो 1:30 बजे रात, अब भाई कहने के लिए, बदनाम करने के लिए आप कोई किसी को कुछ कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो हो। कोई प्रमाण नहीं, मेरे सारे प्रमाण है, लेकिन बस वही कि मैं हर किसी के पीछे कितना दौड़ता फिरूं। अभी उससे पहले एक घटना, एक कोई वो थी बिहार, उजाला यादव गायक थी, उन्होंने कहा कि साहब हमारा मरीज ICU में, वीडियो है मेरे पास, वो मरीज मेरे पास आयुष्मान से भर्ती होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 4 दिन यहाँ इलाज होता है, चौथे दिन उसकी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो चल के अपने पैरों से गाड़ी में बैठ के जाता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वो अगले 4 दिन घर पे स्वच्छ रहता है, ठीक रहता है। फिर उसके बाद वो दिखाने के लिए लामन और लोहिया में ले जाते हैं, वहाँ भर्ती करते हैं, वहाँ पे उसकी डेथ होती है। तो भी कहा जाता है कि वेदांता में वो सीरियस हो गया और मर गया। अब बताइए मैं इस चीज़ का प्रमाण कैसे दूं? अगर समाज में लोग, यादव का ये भी कहना था कि जैसे बच्चा यहाँ सीरियस था, आप उसको कहते थे कि नाटक कर रहा है, बहाना कर रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है। भाई मेरी बात आप सुनिए, ये शब्द तो उनकी बनावटी है। अगर मैं ऐसा कहता तो कैसे उसका इलाज करता, और अगर ठीक होता तो कैसे पैरों पे चल के जाता? वो अपने पैरों से चल के जा रहा है, घर पे भी 4 दिन ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सारा काम कर रहा है, और चौथे दिन लोग उसको लोहिया ले जाने दिखाने के लिए, तो लोहिया वाले कह रहे हैं भाई कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, इसको एडमिट करिए, इसकी जांच होगी, और वहाँ पे उसकी डेथ हो रही है, और आप कह रहे हो कि वेदांता में उसको वो सीरियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो मैं इसका क्या प्रमाण दूँ? अच्छा, हॉस्पिटल में एक और आरोप लगता है कि हॉस्पिटल बहुत महंगा है, वेदांता हॉस्पिटल। मैंने इसका जवाब अभी दिया सर। मैं आपसे यही जवाब, देखिए सर, मेरे पास 90% क्रिटिकल पेशेंट आते हैं। इसका एक ही प्रमाण है कि अगर हम कोतवाली से PI निकालें, जिसे पुलिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें गन शॉट इंजरी, पॉइजन के पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट और जो मार धाड़ करके पेशेंट आते हैं, उसमें आधा से ज़्यादा केवल वेदांता का योगदान होगा और आधे में पूरा जनपद है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पेशेंट आते हैं तो, और क्रिटिकल पेशेंट का इलाज होगा तो उनका बिल ज़्यादा बनेगी ही बनेगी। और दूसरी बात, क्रिटिकल पेशेंट जब भी आता है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन वो ये कहता है भाई मेरा पेशेंट सीरियस है, आप इलाज शुरू करिए, मैं बाद में पैसा जमा कर दूंगा। जब बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है तब तो 4 लोग कहते हैं साहब इसमें थोड़ा बिल कम करिए, क्योंकि बिल आपकी ज़्यादा लग रही, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं नॉर्मल सर्जरी से, तो नॉर्मल सर्जरी हुई नहीं तो डेफिनेटली बिल ज़्यादा लगेगी। दूसरी बात, अगर पेशेंट नहीं ठीक होता तो कहते भाई इनको डांटो कि तुमने हमारा मरीज़ नहीं ठीक किया, तो इतनी बिल कैसे बना दी? अरे साहब, जब आदमी ने काम किया है तो हर मरीज़ ठीक कैसे होगा? क्रिटिकल पेशेंट 100 के 100 पेशेंट अगर क्रिटिकल कहीं किसी अस्पताल में, दुनिया के किसी अस्पताल में ठीक हुए हैं तो कोई मुझे बता दे। मेरे इलाज में कोई कमी हो, किसी ऑपरेशन में कोई कमी हो, उसके लिए अगर कोई एक प्रमाण मुझे दे दो तो मुझे जो सज़ा मिले मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एज ए न्यूरोसर्जन अगर मेरी ट्रेनिंग SGPGI की है, वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट का ही इलाज किया जाता है, उसी की मेरी गुणवत्ता है, तो मैं अगर उस काम को कर रहा हूँ तो मेरा गुनाह क्या है? अच्छा, एक और आरोप लगता है कि आपने अपने वेदांता हॉस्पिटल से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। तो साम्राज्य किसके लिए, समाज के लिए खड़ा किया है? वो अगर मैंने काम किया है तो आप ये सोचिए कि उसको मैंने समाज के लिए ही किया। मैंने जो भी आजमगढ़ में पैसा पाया या पैसा कमाया, आजमगढ़ के जनता के लिए ही इन्वेस्ट किया है। मैंने यहाँ का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने पहले किया, सबसे पहले मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया, क्योंकि उससे पहले हम लोग CT MRI करने बनारस भेजा करते थे।
बनारस जाने में मरीज का पैसा भी लगता था, आने जाने में किराया भी लगता था, समय भी लगता था। आज मैंने रॉक्स मैग्नेट 3 टेस्ला MRI आजमगढ़ में पहला मैंने दिया और आज भी पहला ही है। कोई MRI सेंटर और चार्ज उतना ही जितना सबका MRI सेंटर। 128 स्लाइस CT दिया, जो में अत्याधुनिक तरीके की जांचें होती, किसी भी सेंटर पे आज भी 128 स्लाइस CT नहीं लगा हुआ है, ना आजमगढ़ में ना मऊ में, और चार्ज सबके सेम है। मैंने स्कूल खोला, जयपुरिया के नाम से खुला है। आज उस स्कूल का एक टैग है कि वहाँ के बच्चे मेधावी हैं, और सर मेधावी इस हद तक हैं सर कि वहाँ पे 99% बच्चा आज एक पोजीशन होल्डर है। उसी में का एक बच्चा आजमगढ़ का इतिहास रचा है, जिसको पूरे भारतवर्ष के 40 बच्चों में चुना गया है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, जिसका भी प्रमाण मेरे पास है। आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। वो भी गौरव आजमगढ़ के जयपुरिया के पास ही जाता है। वहीं के टीचर ने उस बच्चे को इस लायक बनाया कि आज वो हैं। आज हमारे कितने ही प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के प्रशासन की एक अपनी क्वालिटी है। आज मैंने जयपुरिया मऊ में खोला है सर, जहाँ स्कूलों में कहा जाता है एडमिशन ओपन, आधी फीस माफ़, आधा ये माफ़, आज वहाँ एक भी बच्चा अभी पढ़ के नहीं निकला है, पहला सेशन है, लेकिन एडमिशन क्लोज का बोर्ड लगाना पड़ा। इतनी ज़्यादा वहाँ पे एडमिशन हो चुके हैं, केवल वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की सुविधाओं को देख करके। तो मैंने जो पैसा कमाया यही सर्च किया। अरे मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ सर, मैंने एक गौशाला खोली, उस गौशाला में भी दूध का रेट वही है, लेकिन दूध जो मिलता है गिर गाय का मिलता है। जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तमाम न्यूज़ चैनल्स में आया कि इसके दूध में तमाम ऐसे चीज़ें हैं जो आम गाय के दूध में नहीं होते हैं, आज तक में निकला है, तमाम बड़े न्यूज़ चैनलों में आया, सारे पेपरों में आया। जब हमने उसका उद्घाटन बाबा रामदेव जी से कराया था तो उन्होंने ही कहा था, इतनी ज़्यादा गिर गाय का कलेक्शन मैंने आज तक किसी गौशाला में नहीं देखा है। लोग 1-2 गिर गाय लाते हैं अपने घर के दूध पीने के लिए। वेदांता हमेशा क्यों विवादों में रहता है? उसकी वजह यही है सर, क्योंकि मैं क्रिटिकल पेशेंट डील करता हूँ, और क्रिटिकल पेशेंट जब आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और जब पैसे मांगे जाते हैं ठीक होने के बाद या रिफ़र करते समय, तो लोग कहते हैं कि हम पैसे नहीं देंगे। 4 लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आपने बिल ज़्यादा बनाई, तो हम कहते हैं भाई सब पहले तो हमने आपको बताया, तो जिसको बताते हैं वो पीछे चले जाते हैं। नए लोग आके खड़े हो जाते हैं, या तो मैं क्रिटिकल पेशेंट लेना बंद कर दूं, पहले कह दूं पहले पैसा जमा करिए तब इलाज करेंगे, तब कल को आप यही कहेंगे पेशेंट मर रहा था, आपने पैसे के लिए इलाज नहीं किया और पैसा मरीज मर गया। सर आप ये सब सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हम लोगों से बहुत नहीं है सर, ये कुछ लोग तरीके से आते हैं कि ये चीज़ इलाज हो गई, जो मेन रिश्तेदार हैं वो कभी नहीं कहते। उनको आप उनके साथ मारपीट नहीं पाएंगे कि इनका बच्चा है इनके पिता के साथ मारपीट हुई, नहीं, न वो उनके परिवार का सदस्य होते हैं न उनके रिश्तेदार होते हैं। 99% कंडीशन में 1% अपवाद हो सकता है कि वो कोई बाहरी होते हैं, केवल अपने आप को हीरोगिरी बनने के चक्कर में कि मुझे पैसा ना देना पड़े, मैं अभी आया हूँ तो मैं ICU में क्यों नहीं घुसूँगा, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं, तो मुझे गाली कम देते हैं। उन लोगों को गाली देते हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, इसी देहात के हैं, चाहे वो सिस्टर हैं, चाहे वो गार्ड हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं। अगर वो कोई गरीब परिवार से हैं, चाहे अच्छे परिवार से, जिन्होंने जितनी पढ़ाई की अपनी पढ़ाई के हिसाब से वो सेवा दे रहे हैं, तो क्या वो गाली खाने के लिए बैठे हैं? आप ही को पता चले कि आपके बच्चे को कोई गाली दे रहा है तो आपको कष्ट नहीं होगा। जिन गार्ड के साथ उन्होंने गाली दी वो भी इस क्षेत्र के ही थे। 2 चक की टक्कर है। जी हाँ, इन दिनों चकबंदी विभाग और टेलहुआ चकवली गांव का मामला गर्म है। आपको बता दें कि गुरुवार को कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे टेलहुआ चकवली गांव के ग्रामीणों ने चकबंदी विभाग और भूमाफियाओं की मिली भगत से मनगढ़ंत प्रस्ताव बनाने का आरोप लगाते हुए ऑर्डर के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्रक सौंप उच्च स्तरीय संयुक्त जांच की मांग की। बताया कि गांव के ही केदार यादव ने चकबंदी कराने का प्रार्थना पत्र देकर एक तरफा आख्या रिपोर्ट चकबंदी विभाग से मिली भगत कर बिना बैठक और ग्रामीणों का बिना अभिमत लिए ही बनवा डाली, जिससे पुनः धारा 4 का प्रकाशन हो गया। अब ग्रामीण धारा 6 की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पूर्व में हुए प्रदर्शन पर चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था, किंतु कोई कार्रवाई न करके गांव को चकबंदी के विवाद में उलझाए हुए हैं। कई बार धारा 6 की कार्रवाई के लिए SDM और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की संयुक्त बैठक का एजेंडा भी गया। ग्रामीण इंतजार करते रहे किंतु अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पाई और चकबंदी विभाग के अधिकारी आश्वासन देकर ग्रामीणों को भ्रमित करते रहे और समय बीतता गया। अब गांव पहुंचकर चकबंदी के सर्वे करने का दबाव बना रहे हैं,
जबकि ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। गांव की अधिसंख्य आबादी चकबंदी नहीं चाहती। अधिकारी गांव के विवाद को जानते हुए भी गांव में जबरन चकबंदी प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं, जिसका ग्रामीण एकजुट होकर मौके पर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग का जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों की संयुक्त टीम से जांच कराने का आश्वासन दिया है। चकबंदी न कराने के संबंध में बहुत समस्या है सर। ग्रामवासी कटौती नहीं चाहते हैं, नाली और सड़क की सब व्यवस्था है, इसके बावजूद भी चकबंदी विभाग चकबंदी चाहता है, इसलिए ग्रामवासी ग्रसित है, चकबंदी नहीं चाहते हैं। जी, ग्रामवासी कटौती नहीं करना चाहते हैं। कुछ भूमाफिया हैं जो कटौती कर करके बचत अपने में लेना चाहते हैं, इसलिए गांव वालों को अदाव है, इसलिए चकबंदी प्रक्रिया नहीं चाहते हैं। डीएम साहब से यही दरख्वास्त है कि चकबंदी को फिर से धारा 6 कर दिया जाए गांव को, और चकबंदी बाहर कर दिया जाए। यही हम लोगों की मांग है पूरी ग्रामवासियों की। इसके पहले हमारे पिताजी प्रधान थे, तो उन्होंने धारा 6 कराया था चकबंदी के लिए। तो फिर इन्होंने कुछ 2-4 लोग भूमाफिया टाइप के थे, वो लोग धारा 6 को तोड़वा करके फिर चकबंदी कराना स्टार्ट कर दिए। जबकि 90% या 95% जनता चाहती है कि चकबंदी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग 2-4 घर, 5 घर, 10 घर या जो भी हो, वो लोग चाहते हैं कि चकबंदी का। हम लोग का मामला यही है सर कि हम लोग को चकबंदी नहीं चाहिए, बस यही मामला है सर। दिक्कत है इसीलिए ना, नहीं हम लोग नहीं चाहते हैं कि चकबंदी हो। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है।
यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लखनऊ की प्रसिद्ध रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल अब आपके शहर आजमगढ़ में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे गुरुवार को शहर के सिधारी में स्थित रेनबो हॉस्पिटल में दे रही हैं अपनी सेवाएं। ब्लड का कम होना या बढ़ना, शरीर पर नीले धब्बे पड़ना, प्लेटलेट कम होना, गांठों या तिल्ली का बढ़ना, बार बार बुखार आना, वजन तेजी से घटना और ब्लड कैंसर सहित रक्त से संबंधित किसी भी समस्या के बेहतर इलाज के लिए संपर्क करें।